हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज हम लोग प्लास्टिड जो आपका टॉपिक है सेल के अंतर्गत आता है, इसको जो है वो एडवांस तक, बेसिक से लेकर और एडवांस तक कवर करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये जो प्लास्टिड है ये कोशिका का एक अंगक है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारा जो सेल यानी कोशिका है वो टॉपिक चल रहा है, और कोशिका के अंतर्गत आने वाले जितने भी ऑर्गेनल हैं वो मैं आपको एक एक करके जो है वो कवर कराती जा रही हूँ, ठीक है। तो इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, बहुत ही बेसिक से और बहुत ही हाई लेवल तक मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था, एक भी पॉइंट मैंने आपको नहीं छोड़ा था। तो यदि अभी तक आप लोगों ने चेक नहीं किया है तो चेक कर लेना। और भी मैं आपको जो है वो काफ़ी सारे टॉपिक सेल से रिलेटेड एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और सेपरेट मैंने आपको साइंस के नाम से प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो चेक कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि है प्लास्टिड, जिसको हिंदी में कहा जाता है लवक, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको नोट्स के बारे में बता देती हूँ। जो मैं नोट्स आप लोगों को लेकर आती हूँ ना, एक एक वर्ड आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही अच्छे से मैं आपको जो है वो अरेंज करती हूँ। तो प्लीज़ इनको अच्छे से आप अपनी कॉपी में जो है वो नोट कर लिया करो, और सेपरेट तरीके से इनको जो है वो आप नोट करके पढ़ा करो, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है प्लास्टिड, इसको हम पहले इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन से सारी देख लेते हैं, देन धीरे 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 हम इसकी पूरी सारे टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है प्लास्टिड की खोज किसने की थी। तो प्लास्टिड की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे, इनका नाम था अर्नेस्ट हैक्ल। इन्होंने 1866 में प्लास्टिड की क्या की थी, खोज की थी, ठीक है। इसके बाद बात आती है प्लास्टिड में कितनी झिल्लियां पाई जाती हैं। तो प्लास्टिड जो होता है ना, प्लास्टिड के ऊपर डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग होता है कौन, प्लास्टिड, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है कौन, प्लास्टिड। तो इसमें आप जो है वो काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कोशिका का कौन सा ऑर्गेनल में डबल झिल्ली होती है, किसमें सिंगल झिल्ली होती है, किसमें झिल्ली नहीं होती है। तो इसमें आप लोग काफी ज्यादा जो है वो कंफ्यूज होते हो। जैसे कि पिछली बार मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, तो डबल झिल्ली होती है ना, द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक इसी प्रकार से ये जो आप लोगों का है प्लास्टिड में क्या होता है, तो प्लास्टिड में भी क्या होता है, डबल झिल्ली होती है। तो इससे पहले वाली वीडियो में भी आप लोग जो है वो काफी कंफ्यूज होते हो और नहीं बता पाते हो कि किसमें डबल झिल्ली होती है, किसमें सिंगल झिल्ली होती है, या फिर किसमें झिल्ली ही नहीं होती है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मैं आपको जो है वो प्रॉपर एक चार्ट बता रही हूँ, और उस चार्ट में आप लोगों को जो है वो पता चल जाएगा कि कौन से ऑर्गेनल में कौन सी झिल्ली पाई जाती है। तो ध्यान से देखो अब इस चार्ट को, ठीक है। इसमें जो कोशिका है, उस कोशिका के सारे ऑर्गेनल मैंने आपको जो है वो ऐड किए हुए हैं, और साथ ही साथ ये भी ऐड किया है कि किसमें डबल झिल्ली होती है, किसमें सिंगल झिल्ली होती है, और किसमें झिल्ली नहीं होती है। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसे कोशिकांग जिनमें डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है, द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग कोशिका के कौन कौन से होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस, यानी सूत्रकर्णिका या माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड जिसको लवक कहते हैं, न्यूक्लियस जिसको केंद्रक कहते हैं, ये तीन जो कोशिका के कोशिकांग हैं, इनमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। यानी ऐसे कोशिकांग जिनके ऊपर द्विझिल्ली पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और केंद्रक। क्लियर हो गया आप लोगों को ये पॉइंट। इसके बाद ऐसे कोशिकांग जिनमें एक झिल्ली पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो कोशिकांग कौन कौन से हैं। तो वो है आप लोगों के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल और माइक्रोबॉडीज। ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं कोशिका के, इन सभी में एक झिल्ली मौजूद होती है। इन सारे कोशिकांग के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, और इन सभी कोशिकाओं को, इन सभी ऑर्गेनल्स को हम अंतः झिल्ली तंत्र के अंतर्गत रखते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत इन सारे कोशिकांगों को रखते हैं, बस माइक्रोबॉडीज को छोड़कर। माइक्रोबॉडीज एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा।
इसमें एक झिल्ली मौजूद होती है नो डाउट, बट ये जो सारे ऑर्गेनल्स हैं इन सभी को हम अंतः मेम्ब्रेन सिस्टम में रखते हैं, केवल और केवल माइक्रो बॉडीज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सूक्ष्मकाय, इसको छोड़कर। ठीक है, तो ये सारे जो कोशिकांग हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइक्रो बॉडीज, इन सभी के ऊपर एक झिल्ली अर्थात सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। ठीक है, और लास्ट ये जो लाइन है ना, इसमें भी मैंने यही लिखा है कि माइक्रो बॉडीज जो हैं वो एक झिल्ली युक्त होती है, लेकिन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत नहीं आती है। ये आपको अपवाद के रूप में याद रख लेना है। ठीक है, बाकी सारे जो ऑर्गेनल हैं जैसे ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सभी एंडोप्लाज्मिक, ये सभी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं। ठीक है, और सभी के ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अब ऐसे कोशिकांग जिनके ऊपर झिल्ली ही नहीं पाई जाती है, अर्थात झिल्ली रहित कोशिका के कोशिकांग भी होते हैं, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स भी होते हैं कोशिका के अंदर। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला है राइबोसोम। राइबोसोम के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। केंद्रिका, जिसको हम न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं, इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, ना सिंगल ना डबल, किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। और थर्ड है सेंट्रोसोम, जिसको तारक काय के नाम से भी जानते हैं, वही जेठालाल का बेस्ट फ्रेंड तारक, वही जो तारक काय है ना, उसमें भी किसी भी प्रकार की कोई जो है वो झिल्ली नहीं पाई जाती है। क्लियर हुआ? तो याद रखना, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, सेंट्रोसोम, इन तीनों में किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों का कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया है। जो आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि किस कोशिकांग में कौन सी झिल्ली पाई जाती है, आई होप आप लोगों को अब जो है वो डाउट नहीं रहेगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, प्लास्टिड की तरफ। तो प्लास्टिड की खोज अर्नेस्ट हैक्कल ने की है, 1866 में की है। प्लास्टिड जो होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, अर्थात द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, अर्थात इसके ऊपर जो है वो डबल झिल्ली मौजूद होती है। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया है नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि जो प्लास्टिड होता है इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि राइबोसोम जो है वो दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला है 70S प्रकार का और दूसरा है 80S प्रकार का। तो जो 70S प्रकार का राइबोसोम है वो किसमें पाया जाता है? तो वो पाया जाता है प्लास्टिड के अंतर्गत। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड में मौजूद होता है। प्लाज्मिड में कैसा डीएनए पाया जाता है? तो प्लाज्मिड में पाया जाता है डीएस डीएनए, अर्थात डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और सर्कुलर यानी वृत्ताकार डीएनए जो है वो प्लाज्मिड में पाया जाता है। इसके अलावा जो आपका प्लाज्मिड नहीं, जो आपका प्लास्टिड है, प्लास्टिड याद रखिएगा, मैंने गलती से प्लाज्मिड बोल दिया आप लोगों को। ठीक है, तो प्लाज्मिड अलग होता है, प्लास्टिड अलग होता है। ठीक है, तो सॉरी, जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड में डबल स्टैंडर्ड डीएनए मौजूद होता है और सर्कुलर डीएनए जो है वो प्लास्टिड में पाया जाता है। इसके अलावा प्लास्टिड में आरएनए भी मौजूद होता है, यानी डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है। बस डीएस डीएनए पाया जाता है, यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा आरएनए भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो लवक होता है आप लोगों का, इसमें रेप्लिकेशन अर्थात गुणन की क्षमता भी पाई जाती है और ये गुणन में भाग लेता है, अर्थात महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपयुक्त सारे फीचर्स जो है वो लवक में मौजूद होने के कारण लवक को हम अर्ध स्वायत्त कोशिकांग अर्थात सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये सारे फीचर्स मौजूद होते हैं एक लवक में, इस वजह से हम लवक को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये सारे पॉइंट। एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ध्यान से सुनना।
लवक किस में उपस्थित होता है और किस में अनुपस्थित होता है वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लवक किस किस में उपस्थित होता है, किस में प्रेजेंट होता है। तो आपकी जो प्लांट सेल होती हैं, प्लांट सेल में क्या होता है, लवक उपस्थित होता है। इसके अलावा जो यूग्लिनॉइड्स होते हैं, इन यूग्लिनॉइड्स में भी लवक उपस्थित होता है। इसके अलावा जो शैवाल होती हैं, जिनको हम एल्गी के नाम से भी जानते हैं, इन शैवाल में भी लवक उपस्थित होता है। तीनों चीजें याद रखना, एनसीईआरटी में हाईलाइट करके दी हुई हैं, ठीक है। तो जो आपकी प्लांट सेल या हम पादप कोशिका की बात करें तो इसमें लवक यानी प्लास्टिड पाया जाता है। यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं इनमें भी प्लास्टिड पाया जाता है। शैवाल जो होती हैं, एल्गी जो होती हैं, इनमें भी प्लास्टिड पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें कि प्लास्टिड किस में अनुपस्थित होता है, तो जो जंतु कोशिकाएं होती हैं, जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, जंतु कोशिकाओं में जो है वो प्लास्टिड अनुपस्थित होता है, यानी प्लास्टिड जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद किस में नहीं पाया जाता, तो जो कवक होते हैं ना, कवक में भी प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, पुरानी कोशिका अर्थात प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, इसमें भी लवक अनुपस्थित होता है। तो ये तीनों चीजें याद रखेंगे, जंतु कोशिका में, कवक में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्लास्टिड अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बताया है जो कि आप लोगों को याद रखना है, और ये सारे फीचर्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं प्लास्टिड के, जो कि आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं प्लास्टिड की उत्पत्ति कैसे हुई है, लवक की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जो लर्नर्स मेरे कंटिन्यू वीडियोस देखते हैं उन लोगों को पता ही होगा कि ये उत्पत्ति मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, बट जो न्यू स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए मैं जल्दी से डबल से भी एक्सप्लेन कर दूंगी, और जो हमारे पुराने लर्नर्स हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले जब मैंने आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताई थी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, और उसमें मैंने आपसे कहा था कि प्लास्टिड की और माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से हुई है, और मैंने आपको पूरी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी भी एक्सप्लेन की थी, ठीक है। तो ये जो लवक है, इस लवक की उत्पत्ति भी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से हुई है। अब बात आती है भाई साहब कि ये जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी है ये आखिरकार होती क्या है जिससे लवक की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इजी है, बस सुनना आप ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। सबसे पहले पृथ्वी में प्रोकैरियोटिक कोशिका आई थी, पुरानी कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका आई थी, ठीक है। इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर मौजूद था डीएसडीएनए अर्थात डबल स्टैंडर्ड डीएनए मौजूद था। तो सबसे पहले क्या आई थी, प्रोकैरियोटिक कोशिका इस धरती पर आई, ठीक है। इसके बाद एक था वायवीय जीवाणु। कैसा जीवाणु था, वायवीय जीवाणु। सुनते जाना ध्यान से, फालतू अपना एक्स्ट्रा माइंड जो है वो मत लगाना, सुनते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले आई थी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका। इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में डबल स्टैंडर्ड डीएनए मौजूद था। फिर था एक वायवीय जीवाणु, ठीक है। अब क्या हुआ, समय के साथ जो है वो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में बहुत सारे चेंजेस आते गए और इसमें काफ़ी सारे फोल्ड्स आते गए, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और धीरे धीरे टाइम निकलता गया, तो ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका समय के साथ यूकैरियोटिक कोशिका में बदल गई। अर्थात इसका ये जो डीएसडीएनए है, ये डीएसडीएनए एक केंद्रक में सेपरेट जो है वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, और इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक बन गया, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में कन्वर्ट हो गई। समय के साथ इसमें परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के दौरान ये देखा गया, ठीक है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ऐसा कह रही है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो समय के साथ ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में चेंजेस आते गए, काफ़ी सारे इसमें फोल्ड्स आए, इसका जो डीएसडीएनए है इससे केंद्रक का फॉर्मेशन हो गया,
और फाइनली ये जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका है ये यूकैरियोटिक कोशिका में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर ही केंद्रक का होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है और इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो समय के साथ जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसके अंदर केंद्रक बन गया और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद अब बात आती है कि ये वायवीय जीवाणु का क्या रोल है यहाँ पर। तो वायवीय जीवाणु का रोल ये है कि जब ये प्रोकैरियोटिक कोशिका बन गई तो प्रोकैरियोटिक कोशिका बनने के बाद फिर और समय निकलता गया और ये जो वायवीय जीवाणु है ये वायवीय जीवाणु इस यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर घुस गया, ठीक है। और जब ये वायवीय जीवाणु यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर घुस गया तो ये वायवीय जीवाणु केंद्रक के साथ सहजीवी संबंध दर्शाने लगा, ठीक है। सहजीवी संबंध एक पॉजिटिव संबंध होता है, ठीक है। तो ये जो है वो वायवीय जीवाणु केंद्रक के साथ जो है वो दर्शाने लगा। क्योंकि ये समय के साथ जीवाणु यूकैरियोटिक कोशिका में घुस गया था, तो यूकैरियोटिक कोशिका में जब ये जीवाणु घुसा तो केंद्रक के साथ सहजीवी संबंध जो है वो दर्शाने लगा। कौन? जीवाणु, वायवीय जीवाणु और केंद्रक दोनों, ठीक है। तो इस वजह से इस थ्योरी का नाम क्या रखा? इस वजह से इस थ्योरी का नाम रखा अंतःसहजीवी सिद्धांत। और इस अंतःसहजीवी सिद्धांत से किसकी उत्पत्ति हुई? लवक की, अर्थात प्लास्टिड की उत्पत्ति हुई। और न केवल लवक की बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति भी इसी थ्योरी से, अर्थात एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से ही ये जो है वो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। एट द एंड क्या हुआ कि ये जो केंद्रक और जीवाणु था ये दोनों में सहजीवी संबंध जो है वो स्थापित हो गया। और इस थ्योरी को क्या कहा? इस थ्योरी को कहा एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो ये थी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, जिससे किसकी उत्पत्ति हुई थी? तो जिससे प्लास्टिड की उत्पत्ति हुई थी और माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति भी इसी से ही हुई थी, ठीक है। आगे मैं आपको ये जो प्लास्टिड है इसका पूरा स्ट्रक्चर भी बताऊंगी, पूरा इसको एक एक एक्सप्लेन भी करूंगी। तो आप जो है वो टेंशन नहीं लीजिए, पूरा टॉपिक कवर कराऊंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ओरिजिन ऑफ प्लास्टिड अर्थात प्लास्टिड की उत्पत्ति में एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अब हम देख लेते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट प्लास्टिड का, जो कि है टाइप्स ऑफ प्लास्टिड अर्थात लवक के प्रकार। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, यहाँ से जाने कितने क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, काफ़ी इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। तो ये जो प्लास्टिड होते हैं बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है हरित लवक। जी हाँ, इसको क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा, जो कि प्लास्टिड का प्रकार है। दूसरा है अवर्णीय लवक, जिसको ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने तो नाम ही नहीं सुना होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे। और तीसरा है वर्णीय लवक, जिसको क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट और तीसरा है क्रोमोप्लास्ट। ये 3 प्रकार के लवक जो है वो पाए जाते हैं। एक एक करके अब हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हरित लवक, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। हरित लवक के बारे में सबसे पहले तो यही देखते हैं कि हरित लवक का अध्ययन किसने किया था। तो हरित लवक का जो विस्तृत डिटेल्ड स्टडी की थी हरित लवक के ऊपर, वो है सिम्पर नामक साइंटिस्ट। इन्होंने 1883 में हरित लवक पर विस्तृत अध्ययन किया था। और क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि ये जो हरित लवक होता है ना, ये ग्रीन रंग का, हरे रंग का होता है और केवल पौधे के हरे पार्ट में ही मौजूद होता है। जैसे कि पत्ती हो गई ना, पत्ती में पाया जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हरे रंग का होता है और पौधे के हरे भागों में ही पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना दोनों पॉइंट कि हरे रंग का होता है कौन? हरित लवक। इसीलिए तो इसका नाम रखा है हरित लवक। क्यों रखा है हरित लवक? क्योंकि ये हरे रंग का होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है कि पत्तियों की जो मीजोफिल सेल्स होती हैं, इसमें हरित लवक सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखो, मैं आपके सामने एक पत्ती बना रही हूँ, ये है एक पत्ती, ठीक है। अब इस पत्ती में यहाँ पर ऐसी पाई जाती हैं ये मीजोफिल सेल्स,
ठीक है। और इन मीजोफिल सेल्स में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। चूंकि ये पत्ती हरी होती है और पत्तियों में पाई जाती है मीजोफिल सेल्स, और इन्हीं मीजोफिल सेल्स में क्या पाया जाता है, तो हरित लवक सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। पूरे पौधे का पत्ती का जो पार्ट है मीजोफिल सेल, इसमें जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में हरित लवक पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों से भोजन का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, तो अकार्बनिक पदार्थ जो होता है उससे प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है वो भोजन का निर्माण होता है, पौधे खाना बनाते हैं, इसी को तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, क्लोरोप्लास्ट निभाता है। क्यों निभाता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल मौजूद होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से भोजन का निर्माण कौन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट ही होता है। और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, चूंकि आप इसको 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है। तो ये आप देख रहे हो, ये पूरी की पूरी क्या है, ये पूरी की पूरी जो रिएक्शन है वो प्रकाश संश्लेषण की है, और इसमें सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लोरोफिल जो होता है ना, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही मौजूद होता है। याद रखेंगे इस पॉइंट को आप। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत क्या कहा गया है, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है कि कोशिका का रसोई घर किसको कहते हैं, तो किचन ऑफ सेल के नाम से हम क्लोरोप्लास्ट को जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि किचन ऑफ सेल अर्थात कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत क्या कहा गया है, नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है कि एक कोशिका में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। यानी एक कोशिका के अंदर समथिंग यदि देखा जाए तो 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। इसके अलावा एक कोशिका में एक क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। किसमें, तो क्लेमाइडोमोनास सेवाल का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ये आपके एनसीईआरटी में हाईलाइट करके दिया हुआ है कि ये जो क्लेमाइडोमोनास सेवाल होता है, इसमें केवल और केवल एक ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। और सामान्यतः यदि देखा जाए तो एक कोशिका में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है कि हरी पत्तियों में केवल क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था कि क्लोरोप्लास्ट हरे कलर के होते हैं और पौधों के केवल हरे भाग में ही प्रेजेंट होते हैं। तो हरी पत्तियों में केवल और केवल क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जो पीली पड़ जाती है ना पत्ती, उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। इसके बाद बात आती है, अगर उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है तो फिर उनमें क्या होता है, तो फिर उनमें पाया जाता है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल को कैरोटीन भी कहते हैं। ठीक है, तो ज़ैंथोफिल या कैरोटीन पाया जाता है। इसके बाद बात आती है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये भोजन बनाने में हेल्प करता है। तो क्या पीली पत्तियां भोजन नहीं बना पाती हैं, तो इसका आंसर है नहीं। पीली पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इस वजह से ये भोजन भी नहीं बना पाती हैं। पीली पत्तियों में ज़ैंथोफिल या कैरोटीन पाया जाता है, जो कि आपको याद रख लेना है। ठीक है। और ये जो मैं आपको बताऊं कि ज़ैंथोफिल क्या होता है, तो ज़ैंथोफिल एक क्रोमोप्लास्ट होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है आगे बताऊंगी मैं आप लोगों को। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, अभी जितना बता रही हूँ उतना याद रखो आप लोग। हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, पीली पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। अगर पीली पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है तो ये प्रकाश संश्लेषण भी नहीं कर पाती हैं। प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती तो खाना भी नहीं बना पाती हैं। इसके बाद बात आती है पीली पत्तियों में जब क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो इनमें फिर क्या होता है, तो इनमें ज़ैंथोफिल होता है। ज़ैंथोफिल या फिर कैरोटीन होता है। ठीक है, और कैरोटीन क्या होता है, ज़ैंथोफिल क्या होता है, तो एक प्रकार का क्रोमोप्लास्ट होता है, जो कि मैं आगे आप लोगों को बताने वाली हूँ। क्लियर हुआ आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अब देखो। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है कि कुछ जो शैवाल होते हैं इनमें प्रकाश संश्लेषण के लिए
क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, ना कि क्लोरोप्लास्ट। अर्थात कहने का मतलब है कि कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनमें क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि जो शैवाल होती हैं, शैवाल में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन कुछ शैवाल ऐसी भी होती हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, उनमें पाया जाता है क्रोमेटोफोर। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी शैवालें हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है? तो ऐसी सबसे पहली है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको नील हरित शैवाल कहते हैं। नील हरित शैवाल अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी में जो है वो क्रोमेटोफोर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। इसके अलावा लाल शैवाल जो है वो, इसमें भी क्रोमेटोफोर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। इसके बाद जो भूरी शैवाल है, इसमें भी क्रोमेटोफोर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। तो ये 3 एक्सेप्शन के रूप में आप याद रखना कि ये 3 जो शैवालें हैं इनमें क्रोमेटोफोर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। बाकी जितनी भी शैवालें हैं इन सभी में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, इसीलिए मैं आपको नोट करके लेकर आई हूँ। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये लवक का पहला प्रकार जिसमें आता है हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट, इसको मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। याद रखना है आपको एक एक पॉइंट, किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है, हर चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम सेकंड टाइप का जो है वो लवक का प्रकार देखने वाले हैं, जो कि है आवर्णी लवक, जिसको हम ल्यूकोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट को कि आखिरकार भाई साहब ये ल्यूकोप्लास्ट ये क्या होते हैं। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, सबसे पहली बात, इनका कोई कलर नहीं होता है। इनका जब कोई कलर नहीं होता है तो कैसे कलर के, जब ये रंग ही नहीं होता है इनमें, तो फिर क्या होते हैं, तो फिर ये रंगहीन होते हैं। ठीक है, इनका कोई कलर नहीं होता अर्थात ये रंगहीन होते हैं, कलर लेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद कहा गया है नेक्स्ट पॉइंट में, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वहां ये उपस्थित होते हैं। अर्थात पौधे का ऐसा भाग जिसमें प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वहां पर ये जो ल्यूकोप्लास्ट हैं ये मौजूद होते हैं। जैसे कि जड़ जमीन के अंदर मौजूद होती है जड़, और जहां पर जो है वो प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वहां पर क्या होते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। तने का ऐसा पार्ट जहां पर प्रकाश जो है वो नहीं पहुंच पाता है वहां पर ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, तो जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वहां पर जो है वो ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो खाना बनता है, जो भोजन बनता है, उसको ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये स्टोर करके रखता है। अर्थात खाना कौन बनवा रहा था, तो खाना बनवा रहा था हमारा हरित लवक। ठीक है, अब हरित लवक ने खाना बनवा दिया, अब उस खाने को स्टोर भी तो करना पड़ेगा, तो स्टोर करने का काम कौन करता है, स्टोर करने का, भंडारण करने का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब ये भंडारण भी अलग अलग तरीके से होता है पौधों में। कार्बोहाइड्रेट का भंडारण अलग होता है और प्रोटीन का भंडारण अलग और वसा का भंडारण अलग होता है। ठीक है, और इन तीनों के सेपरेट नाम होते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो भोजन का भंडारण पौधों में 3 तरह से होता है जो कि ल्यूकोप्लास्ट करता है। ठीक है, तो जब भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, जब भोजन के रूप में ल्यूकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है तो इसको एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूं मैं आपको कि जब भोजन के रूप में ल्यूकोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को, किसको, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है तो इसको एमाइलोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, जब भोजन के रूप में ल्यूकोप्लास्ट वसा को स्टोर करता है तो इसको इलियोप्लास्ट कहते हैं। ध्यान से सुनना, जब ल्यूकोप्लास्ट
भोजन के रूप में वसा को स्टोर करता है तो उसको इलियोप्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है जब भोजन के रूप में ल्यूकोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है तो उसको एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों पॉइंट, ठीक है। अब शॉर्ट में समझ लो, जब कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा ल्यूकोप्लास्ट तो उसको कहेंगे एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। जब वसा को स्टोर करेगा भोजन के रूप में ल्यूकोप्लास्ट तो उसको कहेंगे इलियोप्लास्ट। जब भोजन का रूप में प्रोटीन का स्टोरेज होगा तो उसको कहेंगे एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। तीनों पॉइंट याद रखेंगे। डबल से बता देती हूँ, ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं इनका कोई कलर नहीं होता। पौधे का ऐसा भाग जहां तक जो सूर्य का प्रकाश है वो नहीं पहुंच पाता वहां पर ल्यूकोप्लास्ट मौजूद होता है। हरित लवक भोजन बना लेता है लेकिन इस बने भोजन को ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करके रखता है। जब कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन को स्टोर करता है तो उसको कहते हैं अमाइलोप्लास्ट। जब वसा के रूप में स्टोर करता है भोजन को तो उसको कहते हैं इलियोप्लास्ट। जब प्रोटीन के रूप में भोजन को स्टोर करता है तो उसको कहते हैं एल्यूरोप्लास्ट। क्लियर हुई 3-4 बातें? और यही बातें आप लोगों को सिंपली याद रखनी है ल्यूकोप्लास्ट के अंतर्गत। अब ये मैंने आपको बता दिए हैं हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट अर्थात आवरणीय लवक। अब हम तीसरा प्रकार देखने जा रहे हैं प्लास्टिड का, जो कि है वर्णी लवक, जिसको हम क्रोमोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। एक एक चीज क्लियर करते चलना, ठीक है। तो ये जो 3rd नंबर का है वर्णी लवक, जिसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट सबसे पहली बात तो कलरफुल होता है, यानी रंगीन होता है। कैसा होता है? रंगीन होता है, कलरफुल होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है कि यह पौधों के विभिन्न भागों को रंग प्रदान करता है। अर्थात चूंकि ये रंगीन होता है तो इसका काम स्वाभाविक सी बात है, ये पौधों के भागों को कलर प्रोवाइड करेगा, फूल वगैरह को कलर वगैरह देगा, ठीक है। तो ये रंगीन होने की वजह से पौधों के विभिन्न भागों को कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद कहा गया है कि जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं इनमें स्ट्रोमा नहीं पाए जाते हैं। स्ट्रोमा आगे जब मैं आपको जो है वो प्लास्टिड का स्ट्रक्चर बताऊंगी, पूरा का पूरा संरचना बताऊंगी, तो उसमें स्ट्रोमा को क्लियर करूंगी, ठीक है। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि क्रोमोप्लास्ट में स्ट्रोमा नहीं पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये फूल और फल इन सभी को कलर प्रोवाइड करते हैं, जिससे परागण और बीज प्रसार अर्थात पॉलिनेशन और सीड डिस्पर्सल जैसी क्रियाएं जो है वो पौधों में होती हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये क्रोमोप्लास्ट रंगीन होते हैं। रंगीन होने की वजह से फूल को फल को कलर प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से पौधों में परागण अर्थात पॉलिनेशन और बीज प्रसार अर्थात सीड डिस्पर्सल जैसी क्रियाएं हो पाती हैं और उसमें ये हेल्प करते हैं, ठीक है। चूंकि क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होते हैं तो ये जो है वो कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जो टमाटर होता है, टमाटर में जो रेड कलर होता है, चमकीला रेड कलर, वो ल्यूकोपीन नामक क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों को। गाजर जो होता है ना, गाजर का जो हल्का ऑरेंज सा कलर होता है वो कैरोटीन नामक क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। चुकंदर में पाया जाता है बीटानीन और लाल मिर्ची में पाया जाता है कैप्सेंथीन। इन सभी के कारण इनका जो है वो कलर होता है, ठीक है। तो ये कुछ क्रोमोप्लास्ट मैंने आपको बता दिए जो कि एनसीईआरटी में हाईलाइट करके दिए हुए हैं। आपको ये 4 तो याद रखना ही रखना है। इसके अलावा कुछ और भी हैं बहुत सारे, उनको भी आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। और इसकी जो लिस्ट है वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को जो है वो प्रोवाइड करती रहती हूँ, ठीक है। तो जो है वो टेलीग्राम जाकर आप ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पर मैं आपको काफ़ी सारी लिस्ट दे दूंगी लंबी चौड़ी, वहाँ पर देख लेना कुछ और क्रोमोप्लास्ट। बाकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो तो मैंने आपको बता ही दिए,
ठीक है। चूंकि क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं, जो कि फूल को, फल को, इन सभी को कलर प्रोवाइड करते हैं। मैंने आपको ये 4 बता दिए, टमाटर, गाजर, चुकंदर, लाल मिर्ची, इनके ये सारे क्रोमोप्लास्ट याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद कुछ क्रोमोप्लास्ट ऐसे भी होते हैं जो कि क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि क्लोरोफिल हो गया, एंथोसाइनिन हो गया, बीटा साइनिन हो गया, ये सारे जो पिगमेंट हैं ये क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। चूंकि ये भी फूल फल जो भी हैं इन सबको कलर प्रोवाइड करते हैं, बट ये क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये आपको एक्सेप्शंस के रूप में याद रख लेना है, ठीक है। कुछ पिगमेंट ऐसे होते हैं जो कि फूल फल को कलर प्रोवाइड करते हैं लेकिन क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं। उनमें से पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है एंथोसाइनिन, तीसरा है बीटा साइनिन। ये तीनों पिगमेंट ऐसे हैं जो कि पौधे के अलग अलग भागों को कलर प्रोवाइड करते हैं लेकिन क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ पॉइंट ये आप लोगों को? तो ये तीनों मैंने आप लोगों को प्लास्टिड जो है, लवक जो है, इसके टाइप्स आपको कवर करा दिए हैं। सबसे पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा क्रोमोप्लास्ट। ये तीनों प्रकार मैंने आपको डिटेल में बिल्कुल कवर करा दिए हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम देखने वाले हैं ये जो लवक है आप लोगों का, इस लवक का स्ट्रक्चर। आखिरकार ये जो लवक है इसके स्ट्रक्चर में आखिरकार होता क्या क्या है वो अब हम लोग देखने वाले हैं। तो ध्यान से सुनते जाना अब आप लोग, और बाकी फिर मैं इसकी थ्योरी भी आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो ये है प्यारा प्यारा कौन? लवक अर्थात प्लास्टिड, जो कि मैं आपको अपने हाथों से, सुंदर सुंदर हाथों से ड्रॉ करके लेकर आई हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना, बाकी गूगल पे आपको 1000 इमेज भी मिल जाएंगी इसकी। तो देखो ये जो आपका लवक है, मैंने आपसे शुरुआत में कहा था इसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, अर्थात द्विझिल्ली युक्त ऑर्गेनल होता है ये कोशिका का। तो इसके ऊपर ये जो आपको सबसे बाहर वाली झिल्ली दिख रही है, इस बाहर वाली झिल्ली को कहते हैं बाहरी परत, ठीक है, आउटर लेयर। इसके बाद इसी के अंदर जो आपको एक झिल्ली दिख रही है इसको कहते हैं आंतरिक परत। क्या कहते हैं? आंतरिक परत, इनर लेयर। क्लियर हुआ दोनों बातें आप लोगों को? इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इसमें जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, अर्थात डीएस डीएनए इसमें मौजूद होता है। इसके बाद मैंने आपको कहा था इसमें जो है वो आरएनए भी पाया जाता है, तो ये मैंने इसका आरएनए आपको दिखा दिया। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार का और 80S प्रकार का। तो जो हमारा लवक है इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, तो ये रहा इसका राइबोसोम। क्लियर हुई इतनी बातें आप लोगों को? इसके बाद स्ट्रोमा, तो ये जो आपका खाली खाली पार्ट है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्ट्रोमा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। इसके कार्य आगे थ्योरी में बताऊंगी मैं आप लोगों को। इसके बाद ये जो कॉइन लाइक आप लोगों को संरचनाएं दिख रही हैं, सिक्के जैसी संरचनाएं आप लोगों को दिख रही हैं, इन सिक्के जैसी संरचनाओं को कहते हैं हम ग्रेना। क्या कहते हैं हम? ग्रेना कहते हैं इन सिक्के जैसी संरचनाओं को। और ये जो ग्रेना होते हैं ना, इन ग्रेना के बीच में ये आपको लंबी लंबी लाइन दिख रही है जिनसे ये सारे ग्रेना जुड़े होते हैं एक दूसरे से, इनको कहते हैं हम फ्रैट चैनल, ठीक है। इतनी पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। ये था इसका सिंपल सा डायग्राम जिसको मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया। अब देखो इसकी थ्योरी सुनो। कहा गया है एक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 ग्रेना जो है वो लगभग मौजूद होते हैं। ये ऐसी ये जो कॉइन लाइक संरचनाएं है ना, ये एक क्लोरोप्लास्ट में लगभग 40 से 60 ग्रेना पाए जाते हैं, ठीक है। एक ग्रेना में 2 से 100 थैलेकॉइड पाए जाते हैं, अर्थात इस एक सिक्के को अगर हमने निकाल लिया, ये रहा इसका एक सिक्का, अब इस एक सिक्के के अंदर यदि हम देखें तो इस एक सिक्के के अंदर लगभग 2 से 100 थैलेकॉइड मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये है इस पॉइंट का मतलब। थैलेकॉइड में क्या पाए जाते हैं? तो थैलेकॉइड में पाए जाते हैं क्वांटासोम्स।
ये क्वांटासोम्स कितने होते हैं? लगभग 100 के समथिंग क्वांटासोम्स होते हैं जो कि थैलेकॉइड के अंदर पाए जाते हैं। अब ये बात आती है कि क्वांटासोम क्या होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की यूनिट होती है, इकाई होती है कौन? क्वांटासोम्स। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है और नोट कर लेना है। इसके बाद बात आती है कि ये जो क्वांटासोम्स होते हैं, इन क्वांटासोम में क्या होता है। ठीक है, क्वांटासोम तो आपने बता दिया कि क्वांटासोम होते हैं थैलेकॉइड में, लेकिन इनमें क्या होता है? तो ये जो क्वांटासोम होते हैं, इन क्वांटासोम में पाया जाता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल ही तो प्रकाश संश्लेषण करवाता है। ठीक है, तो क्वांटासोम के अंदर मौजूद होता है क्लोरोफिल, और ये जो क्लोरोफिल होता है, इस क्लोरोफिल को पौधों का हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पौधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी क्लोरोफिल की वजह से ही प्रकाश संश्लेषण होता है, जिससे पौधे भोजन बना पाते हैं। ठीक है, डबल से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 कॉइन लाइक स्ट्रक्चर अर्थात ग्रेना मौजूद होते हैं। एक ग्रेना में लगभग 2 से 100 थैलेकॉइड मौजूद होते हैं। ये जो थैलेकॉइड है, इन थैलेकॉइड के अंदर क्वांटासोम पाए जाते हैं। ये जो क्वांटासोम होते हैं, इन क्वांटासोम में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल जो होता है पौधों का हीमोग्लोबिन कहलाता है। यही क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे पौधे खाना बना पाते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, जो कि पौधों को ठंडक प्रदान करती है, पौधों का टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है, क्लोरोफिल में मौजूद मैग्नीशियम धातु। ठीक है, तो ये पॉइंट सारे याद रखना आप लोग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत क्या कहा गया है? तो नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत स्ट्रोमा का मुख्य कार्य बताया गया है। स्ट्रोमा दिखा दूं मैं आप लोगों को। तो ये जो खाली खाली सा पार्ट है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का कार्य क्या होता है? तो स्ट्रोमा का मुख्य कार्य होता है कार्बन डाइऑक्साइड को शर्करा में बदलना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को किस में बदलना? शर्करा में बदलना। क्यों ऐसा होता है स्ट्रोमा में? क्योंकि स्ट्रोमा के अंतर्गत कुछ ऐसे स्पेसिफिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को शर्करा में चेंज कर देते हैं। तो इस वजह से स्ट्रोमा का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को शर्करा में बदलना होता है। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है, इसके अलावा स्ट्रोमा स्टार्च का निर्माण और स्टार्च का भंडारण अर्थात स्टोर भी करता है। स्ट्रोमा का कार्य क्या है? स्ट्रोमा का नेक्स्ट कार्य है कि स्ट्रोमा स्टार्च का निर्माण करता है और स्टार्च का भंडारण अर्थात स्टोर भी स्टार्च को करता है। कौन? स्ट्रोमा। तो दोनों पॉइंट याद रखेंगे आप जो कि स्ट्रोमा से रिलेटेड हैं। बाकी इसके फीचर्स में भी मैं आपको इसकी विशेषताएं बता चुकी हूँ, जैसे कि इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, इसमें डबल एस डीएनए पाया जाता है, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, इसमें आरएनए पाया जाता है। ये द्विझिल्ली युक्त ऑर्गेनल होता है। बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, 2 झिल्लियां इसमें पाई जाती हैं। ग्रेना के बीच बीच में ग्रेना आपस में जिससे जुड़े होते हैं उनको फ्रैट चैनल कहते हैं। ठीक है, तो ये है इसका स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी और सारे पॉइंट जो कि मैंने आपको बता दिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, इसी के अंतर्गत जो आपका लवक प्लास्टिड है, इसमें रूपांतरण अर्थात ये जो लवक होते हैं इनमें किस किस टाइप से इनमें जो है वो मॉडिफिकेशन होता है, रूपांतरण होता है, जिसको हम इंटर कन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं, इंटर कन्वर्जन ऑफ प्लास्टिड। ठीक है, तो ये जो आपके लवक होते हैं ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, इनमें एक दूसरे में रूपांतरण होता है। तो 3 प्रकार के जो मैंने आपको लवण बताए थे शुरुआत में, इन 3 प्रकार के लवण में रूपांतरण अर्थात मॉडिफिकेशन होता है और ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो कौन किस में कन्वर्ट होता है वो अब हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो सबसे पहला है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है प्रकाश की उपस्थिति में।
ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, तो प्रकाश की उपस्थिति में ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात ल्यूकोप्लास्ट का रूपांतरण क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश की उपस्थिति में। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज छपा हुआ मिलता है कि प्रकाश की उपस्थिति में किसका जो है वो रूपांतरण होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट का होता है। ल्यूकोप्लास्ट का रूपांतरण किस प्रकार के लवक में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड है आप लोगों का क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का रूपांतरण ल्यूकोप्लास्ट में होता है, प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। याद रखना, जहां प्रकाश नहीं पाया जाता है अर्थात प्रकाश की अनुपस्थिति में जो क्रोमोप्लास्ट है वो ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है, अर्थात क्रोमोप्लास्ट का जो रूपांतरण है वो ल्यूकोप्लास्ट में होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और सेकंड पॉइंट कि जो क्रोमोप्लास्ट का रूपांतरण है वो प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। किस में होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट में होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट काय में कन्वर्ट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है। ये कब होता है, तो जब फल पक जाते हैं ना, फलों के पकने के बाद, जैसे कि आपने टमाटर देखा होगा, टमाटर जब कच्चा होता है तो वो हरा होता है, ठीक है। हरा किस वजह से होता है, तो उसमें मौजूद क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। लेकिन जब टमाटर पक जाता है तो वो लाल हो जाता है। वो लाल किस वजह से होता है, तो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तीनों के तीनों, जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है प्रकाश की उपस्थिति में, जो क्रोमोप्लास्ट है वो ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है प्रकाश की अनुपस्थिति में, जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है फल पकने के बाद, ठीक है। जैसे कि टमाटर, जब टमाटर कच्चा होता है तो वो हरा होता है क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में, लेकिन जब वो पक जाता है तो लाल हो जाता है अर्थात क्रोमोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। तो ये जो है वो लवक में क्या होते हैं, रूपांतरण होते हैं, इंटरकन्वर्जन्स या मॉडिफिकेशंस के नाम से हम इनको जो है वो जानते हैं। इसके साथ ही ये हुआ फाइनली आपका टॉपिक कंप्लीट, जो कि है आप लोगों का लवक, ठीक है, जिसको हम प्लास्टिड के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत मैंने आपको इसके रूपांतरण बताए, इसका स्ट्रक्चर बताया और इसके प्रकार बताए। प्रकार में मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया हरित लवक अर्थात क्लोरोप्लास्ट, दूसरा मैंने आपको बताया ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा मैंने आपको बताया क्रोमोप्लास्ट। इसके बाद मैंने आपको ओरिजिन अर्थात लवक की उत्पत्ति बताई, जिसमें मैंने आपको एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बताई, अंतःसहजीवी सिद्धांत बताया, और अंतःसहजीवी सिद्धांत में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से जो है वो लवक की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया जो प्लास्टिड है, इसके सारे फीचर्स, इसके सारे गुण बताए, इसमें क्या क्या मौजूद होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये सारे ऑर्गेनल्स भी बता दिए हैं कोशिका के, कि कोशिका में किस किस प्रकार से जो है वो झिल्ली पाई जाती है, किस ऑर्गेनल में किस प्रकार की झिल्ली पाई जाती है। तो थोड़ा सा यार जो है वो खांसी वगैरह आ रही थी, तो उसको आप मैनेज करिएगा, गला जो है वो खराब हो रहा था इस वजह से, ठीक है। बाकी ये जो टॉपिक मैंने आपको पूरा जान लगा के जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है, आशा करती हूँ आपको जो है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट कोशिका का ऑर्गेनल को देखेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।